अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रॉन फिज़िक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रॉन फिज़िक्स में पहले तो ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या इंट्रोडक्शन है, न्यूट्रॉन कब जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो ये है जी चैप्टर न्यूट्रॉन फिज़िक्स बाय दिस क्रेन, और फिर 457 पेज नंबर है। सो as an uncharged member of the nucleon pair, the neutron plays a fundamental role in the study of nuclear forces. क्योंकि uncharged है, therefore there is no Coulomb barrier. ठीक है, neutron of even very low energy can penetrate the nucleus and initiate a nuclear reaction. So ये एक बहुत important बात थी जो initially इससे पहले जो experiment थे वो होते थे अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़ाहिर है हीलियम का न्यूक्लियस है, इट्स 2+ चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर 2 प्रोटॉन जितना चार्ज है। सो इसको जब भी किसी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया जाता था तो देयर इज़ अ कूलम बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अल्फ़ा पार्टिकल, और अल्फ़ा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाता था टू दी इनसाइड द न्यूक्लियस अनलेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल हो। लेकिन ये प्रॉब्लम न्यूट्रॉन के आने से सॉल्व हो गई। जब हमने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया तो अब न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल था, कूलम बैरियर नहीं है, सो देयरफॉर न्यूट्रॉन जो है इवन विद लेस एनर्जी, ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर उसको एक्सलेट करने की ज़रूरत भी नहीं। सो इवन विद लो एनर्जीज ईवी और सम वेरी लो एनर्जीज इट कैन पेनिट्रेट द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हो सकता है। सो यानी अब हमें न्यूक्लियस को डीस्टेबल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो हाई एनर्जी के पार्टिकल रिक्वायर्ड नहीं थे। In contrast, part of our lack of understanding of the process in the interior of star result from the difficulty of studying proton-induced reactions. So वो कहता है कि मतलब हमारी एक मसला जो ये था कि जी जो हमारे स्टार्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन ज़मीन पर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोटॉन बम्बार्ड करना है तो उसको हमें लो एनर्जी पर वो रिएक्शन नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर आपने प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करना है तो उसको हाई एनर्जी का होना चाहिए, तभी वो पेनिट्रेट कर पाएगा। तो यानी एक तो ये चीज़ न्यूट्रॉन ने सॉल्व की। लेकिन ये कि न्यूट्रॉन के अपने साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके न्यूट्रल होने की वजह से हैं, जो कि एक लैक ऑफ कूलम इंटरेक्शन है। प्रेजेंट सम एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि न्यूट्रॉन जो है वो उसकी एनर्जी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि हमें जब न्यूट्रॉन को जैसे हमें पता है कि हम चार्ज पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, और उनकी चार्ज की बेस के ऊपर उनको हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो उनको एक्सेलरेशन ही इस वजह से मिल रहा होता है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल हैं। तो हम एनर्जी, और फिर ये कि हम अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी हमें इस चार्ज की बेस पर ही सिलेक्ट करते हैं। सो ये चीज़ हम न्यूट्रॉन के साथ नहीं कर सकते। एंड फोकसिंग ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन बीम, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी थी कि हम उसको फोकस भी नहीं कर पाते। हमें पता है कि जो डिफ्लेक्शन और फोकसिंग ऑपरेटस होता है बीम के लिए, चार्ज पार्टिकल बीम के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से सीधे गुजर जाते हैं। सो एक तरफ उनका फ़ायदा है कि हमें रिएक्शन स्टडी करने के लिए अब इनसाइड द न्यूक्लियस वो बड़ी इजीली जा सकते हैं लो एनर्जीज पर भी, जबकि प्रोटॉन ऐसा नहीं कर सकते थे, चार्ज पार्टिकल नहीं कर सकते। लेकिन ये कि दूसरी तरफ हमें न्यूट्रॉन को की एनर्जी सिलेक्शन के लिए ड्यू टू लैक ऑफ कूलम इंटरेक्शन, हमें एनर्जी सिलेक्शन, हमें उनकी फोकसिंग के लिए डिफ़िकल्टीज होती हैं। एंड न्यूट्रॉन डू नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी आयनाइजेशन इवेंट्स, तो डिटेक्टर्स में भी वो डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि वो प्राइमरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते। उनकी वजह से हाँ कुछ और तरीके से आयनाइजेशन हो सकती है, कोई सेकेंडरी आयनाइजेशन, लेकिन डायरेक्ट हिट करके क्या, अगर मतलब फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल कहीं से गुजर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट, तो इलेक्ट्रॉन अपने उससे निकल जाएगा, आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। न्यूट्रॉन ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो चूँकि न्यूट्रल है, सो वो किसी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो है वो यानी प्राइमरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, सेकेंडरी आयनाइजेशन यानी किसी भी और तरीके से इन्फ्लुएंस करके वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो बहुत लो यानी आयनाइजेशन है, उसकी डिटेक्शन जो है वो भी मुश्किल है न्यूट्रॉन की। तो ये कुछ मुश्किलात भी हैं न्यूट्रॉन के न्यूट्रल होने की वजह से। इट हैज़ नेग्लिजिबल इंटरेक्शन, जब वो किसी भी किसी मैटर के अंदर से पास कर रहा होता है तो वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेग्लिजिबल इंटरेक्शन करता है।
द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन अकर्ड इन 1930, जब ये बॉसे एंड बैकर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेरिलियम बम्बार्डेड बेरिलियम विद अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल का कोई सोर्स था, रेडियो एक्टिव सोर्स, वहाँ से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल को इन्होंने बेरिलियम पे बम्बार्ड किया। तो यानी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की इस तरह की स्टडीज़ होती थी कि अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव, उनको डिफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्ड करके हम उनको स्टडी करते थे, डिस्टेबल करके स्टडी करते थे कि अब ये क्या करते हैं, टू स्टडी दी न्यूक्लियर फोर्सेस की स्टडी और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम ये काम कर रहे थे। तो वन ऑफ सच एक्सपेरिमेंट डन बाय दीज टू साइंटिस्ट वाज कि बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किया हमने एंड obtain a very highly penetrating but non ionizing radiation। तो हमने ये रेडिएशन जो है वो हमें मिली, यानी उनमें से जो पार्टिकल निकले वो क्या थे, हाईली पेनिट्रेटिंग थे, बट दे वर नॉट आयनाइजिंग, विच दे अज्यूम टू बी गैमा रेज। तो इनिशियली तो इन दोनों ने ये अज्यूम किया कि ये गैमा रेज हैं, क्योंकि ये गैमा रेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती, यानी आपके लेकिन आयनाइजेशन भी इनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज पार्टिकल्स। तो ये समझा गया कि जी गैमा रेज हैं। सून देयर आफ्टर क्यूरी एंड जोलियट noticed that when this radiation fell on paraffin, an energetic proton was emitted। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था पैराफिन वाला, टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कि पैराफिन जो है उसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ज़ाहिर आपको पता है, और वो प्रोटॉन जो है जब आप न्यूट्रॉन जो है उसको बम्बार्ड करते हैं, यानी ये यहाँ से निकलने वाली जो रेडिएशन थी जिनको गैमा समझा गया, एक्चुअली तो न्यूट्रॉन थी ना, बाद में पता चलेगा, बट ये रेडिएशंस फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने बम्बार्ड की पैराफिन के ऊपर, और कहते हैं एन एनर्जेटिक प्रोटॉन वाज एमिटेड फ्रॉम द रेंज ऑफ दिस प्रोटॉन। ये डिटर्मिन किया गया कि इनकी एनर्जी जो है वो 5.3 MeV है, यानी जो न्यूट्रॉन निकले थे इस रिएक्शन में, अल्फ़ा बेरिलियम रिएक्शन में, यहाँ से इन न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि न्यूट्रॉन क्या हैं, गैमा रेज हैं क्या हैं, इनको पैराफिन पे बम्बार्ड किया गया। पैराफिन में न्यूट्रॉन को जब बम्बार्ड किया तो उसके मुकाबले में प्रोटॉन बाहर निकलता है जो कि इतनी एनर्जी का होता है। इफ़ द रेडिएशन अंडर स्टडी वर इंडीड गैमा रेज, अगर वो गैमा रेज होती जो कि पैराफिन पे हमने बम्बार्ड की थी, हमें नहीं पता अभी, तो कहते हैं प्रोटॉन जो है वुड बी नॉक्ड ऑफ, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग का होता है, प्रोटॉन नॉक ऑफ होता है, जो हमारी गैमा रे है वो कुछ हाई वेवलेंथ के साथ एमिट होती है। दे कंप्यूटेड दैट द एनर्जी ऑफ दिस गैमा रे देन, वो कितनी होनी चाहिए थी, 52 MeV होनी चाहिए थी एटलीस्ट, टू रिलीज सच अ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन को वहाँ से रिलीज़ करना था तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी की गैमा रे होनी चाहिए थी, जबकि इतनी एनर्जी का न्यूट्रॉन इमिट नहीं हो रहा था। An emitted gamma of such an energy seemed extremely unlikely, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी का यानी ये रिएक्शन की एनर्जेटिक्स अगर हम देखें इस अल्फ़ा बेरिलियम रिएक्शन की, तो जो गैमा रे उसमें से निकलेगा उसकी एनर्जी ये नहीं हो सकती, ठीक है जी। इन 1932 चैडविक प्रोवाइडेड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसने कहा आइडेंटिफाइंग द अननोन पार्टिकल एज अ न्यूट्रल देयरफॉर पेनिट्रेटिंग एंड नॉन आयनाइजिंग, जो कि गैमा रे समझा जा रहा था, पार्टिकल विद द मास नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। अब ये की पॉइंट है यहाँ पे कि वो जो पैराफिन है जो हाइड्रोजन से का एक वो है पैराफिन। सो मैं आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको इसका शो करूँ कि ये आपके पास जो है वो सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक है। सो ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं और ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम से निकलने के बाद ये कुछ अननोन रेडिएशंस थी वो हमारे पास आई, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, सो ये हमें नहीं पता, हमने इसको पैराफिन के ऊपर जो है वो बम्बार्ड किया। तो पैराफिन जो है वो उसके अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सिंपल प्रोटॉन है, H है, और साथ में कुछ और भी कार्बन है आई थिंक, बट ये कि हमारे पास प्रोटॉन है, H है। सो ये न्यूट्रॉन जो थे, चूँकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल साइज़ के हैं ऑलमोस्ट, तो इन दोनों के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है, और प्रोटॉन अपनी ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन के साथ बम्बार्ड करता है और ये प्रोटॉन की जगह ले लेता है पैराफिन में, और प्रोटॉन को वहाँ से लिबरेट कर देता है, और प्रोटॉन जो है वो इसकी एनर्जी लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जैसे दो बिलियर्ड बॉल के बीच में कोलिजन होती है, ये ऐसे की कोलिजन यहाँ पे होती है कि न्यूट्रॉन कम्स इन एंड रिप्लेस प्रोटॉन इन पैराफिन एंड प्रोटॉन वहाँ से निकल आता है। सो चैडविक ने यही कहा, सो यानी चैडविक ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उसने ये अंदाज़ा लगाया कि दिस पार्टिकल दैट
जिसने स्ट्राइक किया था पैराफिन पे, ये यकीनन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, देयरफॉर नॉन आयनाइजिंग भी है। सो चैडविक को हम न्यूट्रॉन के डिस्कवरर का नाम भी देते हैं। द फ्री न्यूट्रॉन इज़ अनस्टेबल और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 10.6 मिनट्स है। ठीक है, बीटा डिके करके ये अपने आप को चेंज कर लेता है प्रोटॉन में। इन न्यूक्लियाई द बाउंड न्यूट्रॉन मे बी मच लॉन्गर लिव्ड इवन स्टेबल, इवन दो बाउंड न्यूक्लियाई जो बाउंड न्यूट्रॉन है वो भी अपना स्टेट चेंज कर सकता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, बीटा डिके के साथ, यानी पाई मेजॉन एक्सचेंज के साथ, और मच शॉर्टर लिव्ड। डिस्पाइट द instability of free neutrons, their properties are measured to high precision। और उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है, ऑल्दो वो जो है वो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल हैं, बट दे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, और ये इसीलिए क्योंकि उनका इनर स्ट्रक्चर है, उनके अंदर क्वार्क्स हैं। एक न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलके बना होता है, और तो इसलिए उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास डिफरेंस जो है वो इतना है, यानी ऑलमोस्ट सेम मास के हैं, दिस दिस मच ऑफ डिफरेंस, सॉरी, हाँ, सो आपका ये डिफरेंस है और ये उसमें अनसर्टेनिटी है, सॉरी। बेसिक रिसर्च विद न्यूट्रॉन गोज बैक टू द अर्लीस्ट डेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इट कंटिन्यूज टू be vital and exciting research field today. For example, interference effect with neutron. So interference diffraction न्यूट्रॉन की से जो है वो भी हम देखेंगे उस टॉपिक को भी। तो कहते हैं कि इट्स स्टिल लाइक एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन शुड वैनिश इफ न्यूट्रॉन वर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री मतलब कि वो जाहिर है उनका इनर स्ट्रक्चर कोई नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी चीज़ से नहीं बने हुए, लेकिन चूँकि न्यूट्रॉन फर्दर आपको पता है कि क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट, देयर इलेक्ट्रिक मोमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, सो वो ज़ीरो नहीं है। और ऑल्सो अगर कहता है कि वो इवन कॉम्पोजिट पार्टिकल होता विद बाइंडिंग फोर्सेस इक्वली सिमेट्रिक विद इन ऑल रिस्पेक्ट, तो यानी अगर आपके पास जो उसकी बाइंडिंग फोर्सेस हैं, अगर वो इवन दो कि वो पार्टिकल जो है वो क्वार्क से मिलके बना हुआ है, लेकिन वो हर डायरेक्शन में एक ही तरह की अगर फोर्सेस होती हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है ही, उसके साथ उसका डायपोल मोमेंट भी ना होता। बट ऐसा नहीं है, उसकी अंदर जो फोर्सेस हैं वो हर डायरेक्शन में सेम यानी सिमेट्रिक नहीं है। So experiments suggest that it has a vanishing electric dipole moment. Vanishing मतलब very small. फर्दर डाउन यहाँ पे वो एक क्लेम करते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो अपने एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो थ्योरी है अटेम्प्ट टू यूनिफाई दिस, तो ये प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा है, बट इसकी कोई एविडेंस जो है वो नॉट बीन सीन। बहरहाल आप इसकी ये मोमेंट्स तक जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने न्यूट्रॉन की देख लेनी है, उसके मास और सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं हम न्यूट्रॉन के सोर्सेज पे, हम न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सो न्यूट्रॉन की जो पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बेस्ड ऑन द एनर्जीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो कहता है कि न्यूट्रॉन हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं हमारे पास न्यूट्रॉन के, जब न्यूट्रॉन वहाँ से निकलता है तो वो हाई एनर्जी का होता है, फिर उसको हम मॉडरेट करते हैं, उसको हम स्लो डाउन करते हैं। तो स्लोइंग डाउन का प्रोसेस जो है उसको मॉडरेशन या मॉडरेटिंग कहते हैं। सो ये मॉडरेशन जो है इसके नतीजे में फिर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी के न्यूट्रॉन आते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। थर्मल जो कि 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होते हैं, फिर ये एपीथर्मल हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और स्लो न्यूट्रॉन कहलाते हैं 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 keV तक के जो न्यूट्रॉन हैं। फास्ट न्यूट्रॉन 100 keV से लेकर 10 MeV तक ये जितने भी न्यूट्रॉन है ये फास्ट न्यूट्रॉन कहलाएंगे। और अक्सर आपको याद है तो न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन होता है उसके नतीजे में फास्ट न्यूट्रॉन ही बनते हैं, फिर उनको हम स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि कुछ जैसे फ्यूल है न्यूक्लियस उसका फिशन का, वो स्लो न्यूट्रॉन से ही वो रिएक्शन स्टार्ट होता है, फास्ट से नहीं होता, तो फिर हम उनको स्लो डाउन करते हैं अंदर डिफरेंट तरह की मटेरियल्स लगा के। तो बहरहाल ये हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन। फिर हम सबसे पहले न्यूट्रॉन के सोर्स को में जो सबसे पहला है वो इसका डिस्कवरिंग वाला जो हमारा प्रोसेस था उसी को हम उसको यानी हम जो है वो सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ा बेरिलियम वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था। सो अल्फ़ा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करेंगे और वहाँ से कार्बन बनेगा और न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इस रिएक्शन को हम एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरिलियम हैज़ रिलेटिवली लूज बाउंड न्यूट्रॉन
1.7 MeV उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रॉन है वो लूज़ होगा। और इफ़ अ टिपिकल अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी के 5 to 6 MeV अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो कहता है कि वहाँ से न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है। द क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 5.7 MeV। इफ़ वी मिक्स टुगेदर, अब अगर हमें एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो हम हीलियम हम क्या करेंगे, बेरिलियम को मिक्स करेंगे विद रेडियम, क्योंकि रेडियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। यानी रेडियम एक सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल का, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो कि कॉन्स्टेंटली अल्फ़ा पार्टिकल 5 to 6 MeV के अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। इसको और बेरिलियम को मिक्स करेंगे टुगेदर, देर विल बी अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोडक्शन। तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट न्यूट्रॉन जो है वो आते रहेंगे फ्रॉम रेडियम इट्स डॉटर, रेडियम और उससे जो उसके डॉटर बनेंगे, यानी उसके फर्दर जब अल्फ़ा एमिट होगा तो वो अल्फ़ा एमिट करते रहेंगे, एमिट with energies of 5 to 8 MeV, and thus we find neutron with energies up to 13 MeV based on कि वो 5 या 8 से आया। ये एनर्जीज क्यों रिड्यूस हुई, यानी अप टू 13 क्यों है, एक सिंगल एनर्जी का न्यूट्रॉन क्यों नहीं है। न्यूट्रॉन आर नॉट मोनो एनर्जेटिक बिकॉज नंबर 1 देर आर मैनी अल्फ़ा ग्रुप्स, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, मैनी अल्फ़ा ग्रुप्स है हमारे पास। स्लोइंग ऑफ अल्फ़ाज दैट विल अकर बाय क्लूजन इन एनी सॉलिड मटेरियल। तो चूँकि हमने इनको इनके पाउडर फॉर्म में लेट्स हमने इनको मिक्स किया हुआ है, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्लूजन कर सकता है, देयरफॉर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। द वेरियस, चूँकि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारे पास एक रेंज आ रही है अल्फ़ा पार्टिकल की, देयरफॉर देयर विल बी अ रेंज ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जीज एज वेल। The various direction of emission that will occur for न्यूट्रॉन relative to अल्फाज, अल्फ़ा पार्टिकल जिस तरफ स्ट्राइक हुआ है उसके मुकाबले में न्यूट्रॉन किस तरफ निकला है, किस एंगल पे, उसके ऊपर भी उसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी। द पॉसिबिलिटी दैट सी यानी कार्बन कैन बी लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, तो अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली उसके पास लेस एनर्जी शेयर होगी। The most probable neutron energy is 5 MeV and neutron production rate is 10 to the power 7 neutrons per second of each curie। So ये इंपॉर्टेंट है कि हम जब न्यूट्रॉन सोर्सेज देखते हैं तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो पर सेकेंड हमें या पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल रहे हैं। सो ये नहीं, इस केस में हमारे पास इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं बिकॉज द हाई एमिशन ऑफ गैमा and its gamma emission of radium and its daughters, the radium beryllium neutron source has already been replaced with the polonium, और ये आपके पास ये जो आपके पास अल्फ़ा मीटर्स हैं, हम इससे उनको रिप्लेस कर चुके हैं क्योंकि रेडियम जो है वो बहुत ज़्यादा अल्फ़ा मीटर गैमा मीटर भी है। और ये कितना प्रोड्यूस करते हैं उससे स्लाइटली कम है, 2 to 3 क्रॉस 10 पावर 8 6 न्यूट्रॉन्स। सो ये हमारे पास न्यूट्रॉन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे कंटिन्यूस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारे पास अप टू 11 MeV 2 से लेकर मतलब ये सारे न्यूट्रॉन जो है हमारे पास आ रहे हैं। फोटो न्यूट्रॉन सोर्सेज हैं। अब फोटो न्यूट्रॉन सोर्सेज के नाम से जाहिर है कि हम फोटोन बम्बार्ड करेंगे तो न्यूट्रॉन वहाँ से निकलेगा। इन द प्रोसेस सिमिलर टू अल्फ़ा न्यूट्रॉन सोर्सेज हमारे पास गैमा न्यूट्रॉन सोर्स है जिसको हम फोटो न्यूट्रॉन कहेंगे। द एडवांटेज ऑफ फोटो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन इज़ दैट वी कैन मेक द न्यूट्रॉन मोर नियरली मोनो एनर्जेटिक, ठीक है। वहाँ पर तो हमारे पास एक पूरी रेंज थी ना, आपने एक पूरा ये सारे रेंज थी एनर्जी की। अब हमारे पास मोनो एनर्जेटिक नियरली मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो सोडियम है emits a gamma ray of 2.76 MeV, absorption of which would be sufficient to overcome the neutron binding energy in beryllium। so करेंगे बेरिलियम के साथ ही। अब इसके ऊपर गैमा रे बम्बार्ड किया है और बेरिलियम की जो वो लास्ट न्यूट्रॉन था हमने कहा था वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी होती है 1.7 MeV बाइंडिंग एनर्जी। तो 2.7 MeV इसकी एनर्जी इनफ है उसको लूजली बाउंड न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। द यील्ड इज़ एक्सेप्टेबल, इसकी यील्ड कितनी है, इतनी भी कम नहीं है, यानी 10 to the power 6 न्यूट्रॉन्स पर क्यूरी है, पर क्यूरी ऑफ दिस सोडियम, ठीक है। बट द हाफ लाइफ इज़ शॉर्ट 15 hours। द न्यूट्रॉन एनर्जी इज़ अबाउट 0.8 MeV। अ लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप एंटीमनी, उसकी हाफ लाइफ जो है वो इतनी है, एमिट्स स्ट्रॉन्गर गैमा रे, और वो क्या करते हैं, the emitted neutron has much lower energy about 24 keV, ठीक है। सो हमने देखा कि ये जो है हमें नियरली मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन दे रहे हैं। बट देन यहाँ पर क्या मसला है कि जो भी
जिनसे हम ये ले रहे हैं गैमा एमिशन ले रहे हैं। ये गैमा एमिटर्स जो हैं जिनकी हाफ़ लाइफ कम है, ये 15 आवर्स की, तो थोड़ी सी ये एंटीमनी 60 डेज़ की है। स्पॉन्टेनियस फिशन क्या है? अ कॉमन सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज़ स्पॉन्टेनियस फिशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फिशन जिसमें कि हमारा जो भी वो आपका एलिमेंट है वो खुद ब खुद जो है वो फिशन करता है। ठीक है, नेचुरल फिशन जिसको हम कहेंगे। तो ये कैलिफोर्नियम है 2.65 ईयर्स इसकी जो है वो हाफ लाइफ है। सिंथेटिकली मेड एलिमेंट है। न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द फिशन प्रोसेस। इसके फिशन में एट द रेट ऑफ अबाउट 4 पर फिशन, एक फिशन में 4 न्यूट्रॉन आपके पास आएंगे। द फिशन अकर्स ओनली अबाउट 3% ऑफ द डिकेज। सो यानी और भी तरह से डिके हो सकता है, अल्फ़ा डिके भी हो सकता है, लेकिन 3% ऑफ दिस वट एवर दी अमाउंट इज़ ऑफ दिस एलिमेंट, 3% उनमें से जो है वो आप फिशन करेंगे, यानी डिके जो है वो फिशन के उसमें होगा। और हर फिशन में 4 पर फिशन जो है हमारे पास न्यूट्रॉन आएंगे। सो अगर हम देखें तो कहते हैं द न्यूट्रॉन प्रोडक्शन रेट इज़ 2.3 क्रॉस 10⁻12 न्यूट्रॉन्स पर ग्राम ऑफ CF कैलिफोर्नियम और 10⁻9 न्यूट्रॉन्स पर क्यूरी ऑफ दिस। तो ये एक अच्छा सोर्स है। द न्यूट्रॉन एनर्जीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशन। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी 1 से 3 MeV पर। अगेन हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है न्यूट्रॉन की, जो कि करैक्टरिस्टिक है फिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन भी एक सोर्स है न्यूट्रॉन का। इनको हम कहते हैं कि जी चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन सोर्स भी हैं, यानी हम चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास न्यूट्रॉन आते हैं। दैट देयर आर ऑफ कोर्स मेनी न्यूक्लियर रिएक्शन दैट प्रोड्यूस न्यूट्रॉन। दिस रिक्वायर एक्सेलरेटर टू प्रोड्यूस बीम ऑफ पार्टिकल्स टू इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, सो हमारे पास कुछ इनिशियली हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल होगी, ये चार्ज पार्टिकल होंगे, आगे किसी न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल सोर्स भी है। एंड दस दे आर नॉट एज कन्वीनियंट, क्योंकि हमारे पास इनिशियली ये जो एक्सेलरेटर जो रिक्वायर्ड है, तो एक्सेलरेटर जो है वो थोड़ा लाइक कॉस्टली हो जाएगा। एज द रेडियोएक्टिव डिके टाइप ऑफ सोर्सेज डिस्कस प्रीवियसली, so these are not convenient. However, by carefully selecting the incident energy and the angle at which we observe the emitted neutron, we can obtain a reasonably monoenergetic beam, almost any desired energy. तो ऑल्दो दिस बिट बी लिटिल बिट कॉस्टली, तो लेकिन कहता है कि हम मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे रिएक्शन देख लें कि ये ड्यूट्रॉन है और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, इसके नतीजे में हमारे पास न्यूट्रॉन बन रहा है। ठीक है, सो ड्यूट्रॉन के जो है वो इनकमिंग पार्टिकल था और वो ट्रीटियम के ऊपर फॉल करता है, हीलियम बनता है और न्यूट्रॉन निकलता है। सो ये ड्यूट्रॉन की एनर्जी है और इस तरफ हमारे पास न्यूट्रॉन की एनर्जी है। सो आप देखें कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो एनर्जी है न्यूट्रॉन की वो डिफरेंट है। सो यानी हम केयरफुली एंगल सेलेक्ट करके हम वो एनर्जी जो है मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो ये कुछ रिएक्शंस हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन जिनके नतीजे में हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन बनता है। सो ये रिएक्शन हो गया। फिर बेरिलियम है, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड करेंगे, तो अल्फ़ा पार्टिकल अगेन ये चार्ज पार्टिकल हैं सारे जो हम बम्बार्ड करेंगे कुछ न्यूक्लियाई के ऊपर और उससे हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन निकलेगा। प्रोटॉन लिथियम पे करेंगे तो ये बनेगा बेरिलियम 7 न्यूट्रॉन निकलेगा। ड्यूट्रियम पे करेंगे तो ट्रीटियम बनेगा और हीलियम 3 बनेगा और न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट द रिएक्टर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे हमने पहले बताया कि जब भी हम जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये भी इनके अंदर कॉन्टीन्यूसली, चूँकि आपको यूरेनियम का भी याद होगा कि 3 न्यूट्रॉन जो है इसमें से निकलते हैं, जिनमें से हम अगर इनिशियल उसके ऊपर आगे जाके देखेंगे कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम फिर 2 न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करा लेते हैं, एक को आगे लेके चलते हैं। सो ये सारे न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास रिएक्टर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। द न्यूट्रॉन फ्लक्स नियर द कोर ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर कैन बी क्वाइट हाई, 10⁻14 न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखो पर क्यूरी या इनिशियली जो भी हमारा
वो फ्यूल है उसके ऊपर नहीं इसको या उसकी साथ को कंपेयर करके नहीं लिख रहे कि पर क्यूरी कितने हमें न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ये जस्ट हम सोर्स चूँकि बहुत ज़्यादा यूरेनियम है तो हम उससे जनरली जब फिशन हो रहा है तो उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इतने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास आ रहे हैं। द एनर्जी स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स टू 5 to 7 MeV। तो ये हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम है और इसकी पीक होती है 1 से 2 MeV पर, ठीक है। तो यानी 5 to 7 MeV वाले जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो होंगे, बट ज़्यादातर जो है 1 से 2 MeV वाले यानी होंगे क्योंकि वो पीक वहाँ पे हो रही है। सो बेसिकली 1 से लेकर 7 MeV तक सारे होंगे, ठीक है। और उनकी जो पीक है वो यहाँ पे करके होगी। बाकी भी जगह पर न्यूट्रॉन होंगे बट ये कि मोस्टली न्यूट्रॉन विल कम आउट विद एनर्जीज 1 to 2 MeV, ठीक है। लेकिन 5 to 7 MeV तक हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। दीज न्यूट्रॉन आर जनरली रिड्यूस टू थर्मल एनर्जीज विद इन द रिएक्टर। जैसे कुछ हमें जो फिशन रिएक्शन ही है वो स्लो न्यूट्रॉन से होते हैं, फास्ट से नहीं होते, तो हम उसके अंदर ही उसको उनकी एनर्जी रिड्यूस भी कर लेते हैं। बट आर ऑल्सो फास्ट न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी कोर। There are also fast neutron, तो cutting a small hole in the shielding of the reactor vessels permit a beam of neutron to be extracted into laboratory for experiments, ठीक है। तो हम एक होल क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रॉन जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। The high neutron fluxes from reactor are particularly useful for production of radioisotopes by neutron capture। so जो हम न्यूट्रॉन जो है उससे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियाई के ऊपर और उनको अनस्टेबल करते हैं। सो जो आपके पास रेडियो आइसोटॉप्स बन जाते हैं ना, वो रेडिएशन एमिट करने वाले, तो वो रेडियो आइसोटॉप्स कहता है। बस इस तरह हम न्यूट्रॉन हासिल करते हैं, उनको बम्बार्ड करते हैं और रेडियो आइसोटॉप्स बनाते हैं।